हेलो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो है वो आपके टर्म वन बोर्ड का जो टर्म वन है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। यानी पूरे चैप्टर के एमसीक्यू इस वीडियो में है जो कि आपके टर्म वन में आ रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक गीत है, उससे रिलेटेड है। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1907 में। उनका जन्म हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दिन का पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? रात पथ में रात होने के डर से, मंजिल नज़दीक होने के कारण, अपने घर जल्दी पहुंचने के कारण, या का और खा दोनों? तो देखा जाए तो वो का दे रखा है, पथ में रात होने के डर से और मंजिल नज़दीक होने के कारण। और एक ऑप्शन जब भी आपका ये दिया जाए क और ख दोनों विकल्प, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। अधिकतर क और ख वाला विकल्प ही आपका सही होता है, तो आंसर इसका होगा घ। दिन का पंथी किसे कहा गया है? कवि को, सूर्य को, चिड़िया को, या प्रत्याशा को? तो दिन का पंथी जो कहा गया है वह है सूर्य को। दिन का पंथी मतलब दिन में निकलने वाला जो राहगीर होती है उसको। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दिन दिन दो बार आ रहा है, इसके कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ढलता क्यों प्रतीत हो रहा है कवि को? तो मंजिल पास होने के कारण, मंजिल दूर होने के कारण, समय बीत जाने के कारण, लक्ष्य प्राप्ति की बेचैनी के कारण। तो मंजिल पास होने के कारण, लक्ष्य प्राप्ति की, मंजिल पास हो, लक्ष्य प्राप्ति हो, इसके कारण वह जल्दी जल्दी ढल रहा है उसके लिए दिन, तो आंसर होगा घ। तो लक्ष्य प्राप्ति के कारण। देखिए इसका ध्यान रखना है आपको कि सबसे उचित कौन सा ऑप्शन होगा, तो लक्ष्य प्राप्ति की बेचैनी के कारण ही सबसे उचित इसका आंसर है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी बात है जो कि पंथी के पैरों की गति को कम नहीं होने देती? शरीर की थकान, मन की थकान, मंजिल की दूरी, या उल्लास व आशा से भरा मन? तो इसमें इसी का आंसर भी घ ही होगा, क्योंकि उल्लास व आशा से भरा मन ही के कारण ही उसे थकान महसूस नहीं होती, मंजिल दूर का नहीं होगा। दिन जल्दी ढलता है गीत किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की, करुण रस की, वीर रस की, या अद्भुत रस की? तो दिन जल्दी ढलता है जिसकी प्रधानता दी गई है, श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है इसमें, तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? पेड़ों से, नीड़ों से, घरों से, या खेतों से? तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो आंसर होगा ख। दिन जल्दी ढलता है इस कविता की भाषा के सौंदर्य में सही है? ब्रज भाषा है, अवधी भाषा, सरल हिंदी खड़ी बोली है, या उर्दू शब्दावली से युक्त है? तो इसमें जो हम इसका आंसर दे सकते हैं वो एक तो खड़ी बोली है, सरल भाषा है, यही इसका आंसर होगा, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत में कवि ने किसका वर्णन किया है? एकाकी जीवन में कुंठा या तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया गया है, चिड़िया के कार्य का वर्णन किया गया है, किसी प्रतीक्षारत व्यक्ति की व्याकुलता का वर्णन किया गया है, कि किसी का नहीं? तो बेटा जी इसमें ये ध्यान रखना आप कि चिड़िया के नाम को लेते ही तुरंत चिड़िया का निशान मत लगा देना। ये होगा आपका एकाकी जीवन की कुंठा, मतलब अकेले जो जीवन होता है ना उसका कुंठा, मतलब उसके ज़्यादा उससे जो लोग परेशान होते हैं। प्रेम की व्याकुलता का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि प्रेम की विवशता के कारण ही सब अपने लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। कवि
के हृदय की व्याकुलता बढ़ाने का क्या कारण है? एकाकीपन की पीड़ा, प्रेयसी का वियोग, ढलता हुआ दिन, क और ख विकल्प सही है। मैंने कहा था आपसे कि क और ख ऐसे दिया हो तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। एकाकीपन की पीड़ा या प्रेयसी का वियोग, तो दोनों ही आंसर इसमें सही लग रहा है। इसका आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हूँ किससे हित चंचल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, प्रश्न अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसका आंसर होगा आपका कि जैसे मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न के रूप में पूछा गया है तो प्रश्न अलंकार होगा। आंसर होगा प्रश्न अलंकार। कवि के पैरों को कौन शिथिल कर रहा है? ढलती रात या उसके लिए कोई व्याकुल नहीं है, जल्दी जल्दी ढलता दिन या रास्ते का प्रेम। तो इसका आंसर होगा कि उसके लिए कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए वो रुक जाता है, शिथिल हो जाता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यह प्रश्न उर में क्या भर देता है? शिथिलता, चंचलता, विहलता या उपयुक्त सभी। देखो विहलता एक वर्ड इसमें यूज़ किया गया था तो आंसर होगा गा, विहलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड़ों से कौन झाँक रहे होंगे? नीड़ों से चिड़िया के बच्चे या मैना के बच्चे, कबूतर के बच्चे या मोरनी के बच्चे। तो नीड़ों से चिड़िया के बच्चे झाँक रहे होंगे। आंसर होगा इसका का। चिड़िया के बच्चे किस आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे? सूर्य के ढलने की आशा में, भोजन की आशा में, उड़ने की आशा में या किसी अपने के लौटने की आशा में। तो वो किसी अपने के लौटने की आशा में झाँक रहे होंगे। आंसर होगा घ। नीड़ों से झाँक रहे होंगे इस काव्य पंक्ति में कौन सा बिंब है? श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, घ्राण बिंब या फिर स्पर्श बिंब। तो इसमें जो हम देख रहे हैं वो दृश्य बिंब, हमारे नीड़ से झाँकने हमारे सामने एक दृश्य के रूप में आ रहा है तो दृश्य बिंब होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के पैरों की चंचलता के पीछे क्या कारण है? अपने बच्चे की चिंता के कारण, अपने बच्चों के भोजन, स्नेह व सुरक्षा देने के भाव के कारण, बच्चों के प्रति वात्सल्य के कारण या उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। आंसर होगा घ। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? करुण रस की, शांत रस की, वात्सल्य रस की या श्रृंगार रस की? क्योंकि यहाँ चिड़िया एक माँ का रोल अदा कर रही है और बच्चे के प्रति रोल अदा कर रही है, इसके वात्सल्य रस होगा। आंसर होगा गा। नेक्स्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की शब्दावली कैसी है? तद्भव शब्दावली है, उर्दू शब्दावली है, क्षेत्रीय शब्दावली है या तत्सम शब्दावली है? तो इसकी जो शब्दावली है वो है आपकी तत्सम शब्दावली। आंसर होगा घ। विहलता का क्या अर्थ है? विहलता आराम, आशा, व्याकुलता या स्थिरता। तो विहलता का अर्थ है व्याकुलता। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा का अर्थ होगा लौटने की आशा, खान पीने की आशा, निराशा या फिर आश्रय। तो प्रत्याशा का अर्थ होता है लौटने, प्रति आशा, किसी के लिए आशा होना। तो आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी कविता है कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है, इसलिए आपको लेखक का नाम और कवि का नाम जरूर लर्न करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो होता 19 सितंबर 1927। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर नारायण किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो ये हमारे आधुनिक काल के कवि हैं कुंवर नारायण मिश्र जी। कविता के बहाने कविता के कवि कौन है? तो जैसा कि आपको मालूम है कुंवर नारायण जी हैं, मिश्र नहीं, कुंवर नारायण जी हैं। कविता के बहाने कवि किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो पहले जब भी हमने पाठ पढ़ाया तभी बताया कि उसको जरूर देख लें कि कहाँ से लिया गया है, किस अंक में स्थित है ये। तो इन दिनों या कोई दूसरा नहीं, अपने सामने या परिवेश हम तुम। तो ये जो लिया गया है वो इन दिनों से लिया गया है। आंसर होगा क। कविता के बहाने किसके अस्तित्व पर चर्चा करती है? चिड़िया के अस्तित्व पर, फूलों के अस्तित्व पर, कविता के अस्तित्व पर या बच्चों के अस्तित्व पे?
तो ये कविता के बहाने कविता के ही अस्तित्व पर ही चर्चा कर रही है, तो आंसर होगा इसका गा। कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की तुलना किससे की है? चिड़िया से, फूलों से, बच्चों से या उपयुक्त सभी से? तो यहाँ पर जो आंसर होगा उपयुक्त सभी से, क्योंकि बच्चों को और कविताओं के एक समान बता दिया है लास्ट में। कवि और चिड़िया में क्या समानता है? उड़ान की, पंखों की, आशा की या फिर गति की? तो उनकी समानता है उड़ान की। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है? चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। चिड़िया की उड़ान अनंत होती है, जबकि कविता की उड़ान एक सीमा तक होती है। यह चिड़िया और कविता दोनों की उड़ान व्यापक होती है, या कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा कि चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक यानी बहुत विस्तार रूप से होती है, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्रों में होती है, या इसका कोई अंत ही नहीं होता है। कवि के पंख लगा उड़ने के माने कविता में कवि किसे कहा जा सकता है? कविता के पंख किसे कहा जा सकता है? शब्दों को, वर्णों को, कल्पनाशीलता को या फिर किताबों को? तो इसमें कल्पनाशीलता को बोला जाता है कि हमारी कल्पना जो करती है उसका कोई अंत नहीं होता, तो कल्पनाशीलता यानी आंसर होगा गा। कवि ने कविता को किसकी उड़ान बताया है? चिड़िया की, कल्पना की, पतंग की या कवि के अनुभवों की? तो कवि ने कविता को कवि के अनुभवों की उड़ान बताया है, लेकिन अनुभव की उड़ान, कल्पना की उड़ान बताया है। उन्होंने कहा कि कल्पना से हमने इसको कार्य किया है, तो आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? मात्र किताबों के अंदर उड़ सकती है, या कविता एक घर तक उड़ सकती है, या कविता मनुष्य के आंतरिक व बाह्य रूप में उड़ान भर सकती है? कविता कहीं नहीं उड़ सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका कि कविता मनुष्य के अंदर और बाहर हर तरीके से उड़ सकती है। आंसर होगा गा। नेक्स्ट है, चिड़िया क्या जाने में कौन सा अलंकार है? तो चिड़िया क्या जाने में जो अलंकार है वो है आपका अनुप्रास, प्रश्नात्मक। तो प्रश्न दे रखा है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये प्रश्नात्मक अलंकार है। कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? कवि, चिड़िया, बच्चा या फूल? तो पंख उड़ा के, पंख तो चिड़िया के होते हैं, तो चिड़िया उड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ आंसर होगा कवि, क्योंकि ये जो कविता की तुलना चिड़िया से तो की गई है, पंख को सोच के चिड़िया से मत कर देना, कवि से। कवि ने कविता को क्या बताया है? एक मंजिल, एक यात्रा, एक उत्सव या एक पंछी? तो उन्होंने एक यात्रा के रूप में इसे बताया है। कविता की यात्रा जो है वो कैसी है, उसके रूप में इन्होंने बताया है, तो आंसर होगा इसका खा। कवि ने कविता को किसकी यात्रा बताया है? कल्पनाशीलता की, विचारों और भावों की यात्रा, शब्दों की यात्रा? उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो विचारों के और भावों की यात्रा भी, शब्दों की यात्रा भी है और कल्पनाशीलता की भी है, तो आंसर होगा घा। नेक्स्ट है, कविता एक यात्रा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कवि ने किसका उदाहरण लिया है? चिड़िया का, फूलों का, बच्चों का या उपयुक्त सभी का? तो एक यात्रा की तरह सिद्ध करने के लिए उन्होंने सभी का उदाहरण इस कविता में डाला है, आंसर होगा घा। कविता का खिलना फूलों के खिलने से अलग क्यों है? कविता का खिलना फूलों के खिलने से अलग है क्योंकि वे दोनों अलग हैं, या फूलों के खिलने व मुरझाने की सीमा है परंतु कविता शाश्वत है, या कविता कागज पर और फूल धरती पर खिलते हैं इसीलिए अलग है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है परंतु कविता शाश्वत है। आंसर होगा ख, कि वो उनका अंत हो सकता है पर कविता का अंत नहीं होगा। कविता रचने और फूलों के खिलने में क्या समानता है? दोनों के लिए एक निश्चित समय काल की आवश्यकता होती है, या दूसरा फूल पराग, मधु, सुगंध के साथ खिलते हैं और कविता भी शब्दों, भावों व कल्पनाओं को लेकर रची जाती हैं, या कविता रचने के लिए फूल खिलने के लिए पानी, खाद की जरूरत होती है, या कविता की रचना और फूलों का खिलना दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए आंसर तो अपने आप ही इसमें सिद्ध हो रहा है
कि फूल पराग मधु सुगंध के साथ खिलते हैं और कविता भी शब्द भाव और कल्पना को लेकर ही रची जाती है। आपने देखा हो जब तक ये सब भाव नहीं होंगे तब तक आपकी कविता नहीं, हर कोई कविता नहीं लिख पाता, नहीं रच सकता। तो आंसर होगा इसका ख। बिना मुरझाए महकने के माने इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रश्न, उपमा या फिर श्लेष। तो इसमें जो आपका अलंकार है वह है उपमा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि माँ माँ का बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए बार बार माँ आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। इस कविता में कविता के खेल के समान क्यों बताया गया है? कविता को खेल के समान क्यों बताया गया है? कविता बच्चों की तरह मासूम होती है, कविता बच्चों के द्वारा रची जाती है, बच्चों के खेल का स्थान व समय निश्चित होता है नहीं होता, उसी तरह कविता कहीं भी कभी भी रची जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, यही इसका विकल्प सही है। या उपरोक्त सभी विकल्प सही है, मेरे को तो इसका यही विकल्प बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, गा। बच्चे ही जाने पंक्ति में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? बच्चों के मनोभावों की, बच्चों की कल्पनाओं की, बच्चे की कल्पना की, कवि की कल्पना की या फिर बाल मन की सरलता की? तो इसमें जो कल्पना की गई है वो है बाल मन की सरलता की, कितने सरल तरीके से किसी कार्य को किया जाता है। आंसर होगा घ। बच्चों के बहाने से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, प्रश्न, उपमा या फिर श्लेष। बच्चों के बहाने में कौन सा अलंकार आना चाहिए? कौन सा अलंकार है आपका? इसमें अनुप्रास अलंकार का बाबा की आवृत्ति हो रही है, इसलिए। कविता के बहाने कवि की भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्लिष्ट शब्दों से युक्त हिंदी भाषा, सरल व सहज साहित्य खड़ी बोली है, या तत्सम शब्दों की भरमार है, या क्षेत्रीय भाषाओं की अधिकता है? तो इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तो आंसर होगा सरल, सहज व साहित्यिक खड़ी बोली है। कविता के बहाने कवि किस छंद में रचित है? छंदबद्ध रचना, मुक्त छंद रचना, कवित्व छंद है या फिर पद छंद है? तो देखिए छंदबद्ध तो है नहीं, छंद के नियम कानून इसमें दिखाई नहीं दिए गए हैं हमारे, तो छंदबद्ध तो इसमें है नहीं। फिर इसके बाद है मुक्तक छंद। यस, मुक्तक छंद है, खड़ी बोली में लिखी गई मुक्तक छंद है। आंसर होगा ख। इसको जरूर कर लेना, एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाएगा इसमें से। सब घर एक कर देने के माने कौन जाने? कवि, चिड़िया, फूल, बच्चे या कवि? सब घर एक सारे बच्चे कर देते हैं, वो कोई अंतर्भेद नहीं करते, चिड़िया भी नहीं करती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बच्चे ही होगा। एक कर देने के माने सबको एक समान समझते हैं। आंसर होगा गा। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है कैमरे में बंद अपाहिज, जो रघुवीर साहा द्वारा लिखा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि का नाम क्या है? रघुवीर साहा। यस, रघुवीर साहा ही है कवि हमारे, जो कि बिल्कुल क्लियर दे भी रखा है, तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किसकी पीड़ा का चित्रण किया गया है? शक्तिवान की, दूरदर्शन की, मीडिया की या शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की? तो इसमें जो इसका वर्णन किया गया है कैमरे में बंद अपाहिज में, वो है शारीरिक चुनौती झेल रहे एक विकलांग का वर्णन किया गया है। आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को बताया शक्तिवान, समर्थवान, अपाहिज या इनमें से कोई नहीं? तो वो अपाहिज को शक्तिहीन समझ रहे हैं और अपने को शक्तिमान समझ रहे हैं। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिज से पूछे गए प्रश्न कैसे हैं? मनोरंजन, पीड़ा से युक्त, बेतुके, निरर्थक या सामाजिक उद्देश्य से जुड़े हुए? तो बेतुके, निरर्थक, पीड़ा से युक्त हैं वो। अब इसमें आपके जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे आपके सबसे सही ऑप्शंस कौन सा बैठ रहा है। तो बेतुके और निरर्थक, बेकार के थे और निरर्थक और पीड़ा पहुंचाने वाले थे, लेकिन बेकार ही क्वेश्चन किए जा रहे थे। थोड़ी कोशिश करिए, यहाँ किसे कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है? अपाहिज को, मीडिया को, प्रश्नकर्ता को या फिर दर्शक को? तो यहाँ अपाहिज से बार बार प्रश्न करके प्रश्न किया जा रहा था। आंसर होगा का।
दूरदर्शन वाले किस प्रतीक्षा में रहते हैं? प्रश्न खत्म होने की, अपाहिज के रो पड़ने की, कार्यक्रम खत्म होने की, या व्यावसायिक उद्देश्य सरल होने की। तो वह बस ये था कि अपाहिज के रो जाए, इसी की प्रतीक्षा में लास्ट तक रहते हैं, जबकि कार्यक्रम भी खत्म होने वाला हो जाता है। नेक्स्ट है, अपाहिज के रुलाने के प्रयास के पीछे क्या कारण है? अपाहिज के लिए सहानुभूति चाहिए, कार्यक्रम को रोचक और सरल बनाना है, इसके लिए चंदा इकट्ठा करना है, या दूरदर्शन को डूबने से बचाना है। तो इसमें कार्यक्रम को रोचक व सफल बनाना है। अपाहिज को रुलाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा था। कैमरे में बंद अपाहिज कविता की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय शब्दों की भरमार है, तत्सम शब्दों से युक्त कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये जस्ट अभी पूछा भी गया था, तो यहाँ पर होगा सरल हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम संचालक कैमरामैन को अपाहिज के अपंग अंग के संबंध में क्या कहते हैं? छिपाने के लिए कहते हैं, बड़ा बड़ा दिखाने के लिए कहते हैं, उस पर कैमरा स्थिर करने के लिए कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उस पर बड़ा बड़ा दिखाने के लिए कहते हैं। आंसर होगा खा। पर्दे पर वक्त की कमी है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रश्न, मुक्ति प्रकाश अलंकार, या मानवीयकरण? तो इसका जो होगा वह है अनुप्रास अलंकार। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उच्चारण होना है, ध्यान रखना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस पर व्यंग किया है? मीडिया के लोगों की संवेदनहीनता पर व्यंग किया है, कमरा बनाने वाले पर व्यंग किया है, अपाहिज लोगों के व्यवहार पर व्यंग किया है, या सोशल मीडिया के कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है? तो इसमें ये ध्यान रखने, बहुत क्वेश्चन आया, कई बार आ चुका है कि मीडिया के लोगों की संवेदनहीनता पर व्यंग किया है कि वो कितने संवेदनहीन है। इस हम समर्थवान शक्तिवान, इस पंक्ति में समर्थ शक्तिवान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, या धनवान लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, मीडिया दूरदर्शन के लिए प्रयुक्त हुआ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा कि मीडिया दूरदर्शन के लिए प्रयुक्त किया गया है, यही इसका आंसर है। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया द्वारा कमजोर को बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? कमजोर व्यक्ति की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक कराना है, या मीडिया को अपना व्यावसायिक लाभ कमाना है, कमजोर व्यक्तियों को न्याय दिलाना है, या अपने कार्यक्रम को रुचिकर एवं सफल बनाना है? तो देखिए, सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा कि मीडिया को अपना व्यावसायिक लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शिल्प सौंदर्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है, या काव्यांश में नाटकीयता है, या मुक्तक छंद है, या फिर काव्यांश में ओज गुण है? तो ओज गुण वीरता का प्रतीक होता है, ओज गुण अधिकतर वीर उसमें आता है, तो ओज गुण है ये जिसमें लगाव वो इस तरह से कहते हैं, तो ओज गुण का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आंसर होगा इसमें इसका घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर को बड़ा बड़ा दिखाने के लिए क्यों कहता है? ताकि अपंगता स्पष्ट दिखाई दे, ताकि अपंग व्यक्ति की सहानुभूति प्राप्त हो सके, ताकि दर्शक वर्ग को सहानुभूति कार्यक्रम के प्रति बढ़ सके, या फिर ताकि कार्यक्रम का निर्माण कार्य सफल हो सके, जो निर्माण जिस उद्देश्य से कार्य कर रहे थे वो सफल हो सके। तो इसका आंसर होगा ताकि दर्शक वर्ग को सहानुभूति कार्यक्रम के प्रति बढ़ सके, इसलिए इस कार्य को कर रहे थे। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दर्शकों की मानसिकता के संदर्भ में क्या कहा गया है? आजकल दर्शक भी किसी की पीड़ा का चरम आनंद लेने लगे हैं, या दर्शकों की सहानुभूति की दिखावा मात्र है, या फिर आजकल दर्शक भी संवेदनहीन हो गए हैं, या उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी विकल्प सही है।
फूली हुई आँखों की बड़ी तस्वीर इस पंक्ति में कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, घृणा बिंब या फिर गति बिंब? तो इसमें जो है वो दृश्य बिंब है। हम देखेंगे तो हमारे सामने वो सीन आ रहा है, इसलिए दृश्य बिंब है। हमें दोनों को एक संग रुलाना है। इस पंक्ति में किन दोनों की बात की जा रही है? प्रश्नकर्ता एवं कैमरामैन की, या कार्यक्रम संचालक एवं अपाहिज की, अपाहिज और दर्शकों की, या अपाहिज और प्रश्नकर्ता की? तो इसमें जो वर्णन किया जा रहा है वो है अपाहिज और दर्शकों की, इसमें वर्णन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, आंसर होगा गा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार लेने वाले किसी को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। किसको धैर्य धारण करने कहते हैं? दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, अपाहिज को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, कैमरामैन को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं, मीडिया को धैर्य धारण करने के कहते हैं। तो दर्शक को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। आंसर होगा इसका का। धैर्य यानी आप इंतज़ार करो, आप धैर्य धरो कि अपाहिज रोएगा, मतलब अपाहिज को की पीड़ा को दिखाने के लिए। संचालक अपाहिज से किस तरह से प्रश्न करते हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता का या उपयुक्त विकल्प सही है? तो ये सारे ही क्वेश्चन उससे किए गए थे। उपयुक्त विकल्प सही है, आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। अभिकथन और तर्क ये आपके आ सकते हैं, क्या आएंगे ही, जरूर आएंगे। तो अभिकथन हम पहले पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कोरोना के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तर्क, एक अपाहिज की कोरोना की को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। तो अभिकथन सही है, का दे रखा है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, या तर्क अभिकथन के तर्क अभिकथन की पूर्णतः सही व्याख्या है, या अभिकथन और तर्क रा दोनों ही गलत हैं, या अभिकथन आ सही है परंतु तर्क रा आंशिक गलत है। तो हमारे विचार से तो इसमें इसका आंसर होगा कि तर्क रा अभिकथन के पूर्ण सही व्याख्या करता है। जो तर्क दे रखा है अभिकथन की पूर्ण व्याख्या करता है कि इसका ही यही अर्थ निकल रहा है। तो आंसर होगा इसका खा। तो ध्यान रखना कि इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे कि पूर्ण व्याख्या वो करता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसका ध्यान रखना। आगे दे रखा है अभिकथन, अब क्या दे रखा है? कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रश्नकर्ता अपंग व्यक्ति को रुलाना चाहता है। रा दे रखा है, तर्क क्या है? रोना और रुलाना कार्यक्रम की सफलता का मूल मंत्र है। अब ऑप्शंस है, अभिकथन आ सही है परंतु रा गलत है, अभिकथन आ सही है और तर्क रा अभिकथन की सही व्याख्या है, अभिकथन आ और तर्क रा दोनों गलत हैं, अभिकथन आ और तर्क रा दोनों सही हैं। तो इसका आंसर जो बैठेगा वो हमें का लग रहा है, क्योंकि अभिकथन तो सही है परंतु उसकी तर्क बिल्कुल गलत है। तो यही इसका आंसर है, अभिकथन हमारा बिल्कुल सही है और आंसर हमारा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है रचना संचालककर्ता कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है, और रा दे रखा है तर्क, संचालक की मुस्कुराहट अपाहिज व्यक्ति के प्रति सच्ची करुणा है। तो इसमें देखिए, आप देखिए तर्क हमारा सही नहीं है, अभिकथन सही है, तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है, यह अभिकथन आ सही है परंतु तर्क रा अभिकथन की गलत व्याख्या है, अभिकथन आ और तर्क रा दोनों गलत हैं, अभिकथन आ और तर्क रा दोनों सही हैं। तो इसका जब हमने इसे पढ़ा तो हमें अभिकथन आ सही है परंतु तर्क अभिकथन की गलत व्याख्या करता है, आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आँखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? ताकि दर्शक उसके दुख से दुखी हो, दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाए, उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए, या उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं।
यस, उपयुक्त सभी विकल्प सही है, आंसर होगा घ। अच्छा, उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं, ये क्वेश्चन जब आए या फिर 2 ऑप्शन वाला है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना, अधिकतर वो सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? प्रश्नकर्ता के प्रश्न अस्पष्ट होने के कारण, प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रश्न शीघ्रता से पूछे जाने के कारण, या अपाहिज अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता। ये उपयुक्त विकल्प सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं कि उनकी प्रश्न के पूछने का तरीका भी अटपटा था। दूसरा, उसके प्रश्न जो थे वो शीघ्रता से पूछे जा रहे थे, इतनी जल्दी जल्दी उनसे करे जा रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहे थे। अपाहिज अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, ये भी है और आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए। अद्भुत, दिव्य, रोचक या अलौकिक? तो रोचक होना चाहिए, लोग जो दर्शक हैं उनमें मनोरंजन आना चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों के किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? संवेदनशीलता को, संवेदनहीनता को, दुर्बलता को या करुणा को? तो इसमें हीनता ध्यान रखना, हीनता वर्ड को याद रखना, आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर किसकी कीमत है? पहलवान की कीमत है, पत्रकार की कीमत है, वक्त की कीमत है या अपाहिज की? तो लास्ट में जो लाइन दी गई थी उसमें वक्त की कीमत के बारे में बताया गया था, आंसर होगा ग। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये जो कविता उन्होंने ली है वो है लोग भूल गए हैं, आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन के स्वामी दुर्बलों की पीड़ाओं को आम जनता के सामने रखकर अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के चक्कर में कैसे बन जाते हैं? करुण, क्रूर, भावुक या उपयुक्त में से भी? तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर बन जाते हैं, आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक दुर्बल को लाएंगे माध्यम से कौन सा भाव प्रदर्शित होता है? लालची, असमर्थता, विवशता या उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं? तो इसमें उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। इस काव्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है? वार्तालाप शैली का प्रयोग किया गया, साक्षात्कार शैली का प्रयोग किया गया है, व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है कि सभी विकल्प सही हैं? तो सारे विकल्प सही हैं। वार्तालाप भी हो रहा है, साक्षात्कार भी हो रहा है, व्यंग्य भी करा जा रहा है, तो इसके सारे ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, एक और कोशिश कैमरामैन का व संचालक कर रहे हैं क्योंकि वे अपाहिजों की रोती मुद्रा दिखाकर अपने कार्यक्रम को लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं। वे अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदनशील हैं। वे अपने उद्देश्य में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। या विकल्प क और ग दोनों सही हैं। तो का विकल्प क्या दे रखा है? वे अपाहिज को रोती मुद्रा दिखाकर अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बढ़ाना चाहते हैं। और गा जो विकल्प दे रखा है कि वे अपने उद्देश्य में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। तो यही विकल्प बिल्कुल सही बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है, आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम संचालक का पर्दे पर फूली हुई आंखों की तस्वीर दिखाने का क्या उद्देश्य है? वह अपाहिज व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं। वह लोगों के सामने अपाहिज के दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। इससे उनका कार्यक्रम प्रभावी बन जाएगा। विकल्प का और गा दोनों सही हैं। ख और गा, वह लोगों के सामने खा देख लेते हैं, दर्द को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं, इससे उनका कार्यक्रम प्रभावी बन जाएगा। ये बिल्कुल सही है, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। आंख की बड़ी तस्वीर दिखाने के पीछे क्या भाव है? अपाहिज व्यक्तियों के दुख को सामने रखना चाहते हैं, या अपाहिज व्यक्ति के दुख को दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, या अपाहिज व्यक्ति के दुखों को दर्शकों को जोड़कर लाभ कमाना चाहते हैं, या अपाहिज और प्रश्नकर्ता दोनों को रुलाना चाहते हैं। तो
इसमें आंसर होगा कि अपाहिज व्यक्ति के दुख से दर्शकों को जोड़कर लाभ कमाना चाहते हैं। आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान। इस पंक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? अहंग के भाव की अभिव्यक्ति हुई है, घृणा के भाव की अभिव्यक्ति हुई है, अक्षमता के भाव की अभिव्यक्ति हुई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा अहंग, घमंड उनके अंदर था उसके। घृणा नहीं है, अक्षमता के भाव भी नहीं है इसमें अहंग घमंड के भाव की अभिव्यक्ति की गई है। तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कमी है ऐसा कहकर कवि ने साक्षात्कार में किसका चित्रण किया है? बाजार की क्रूरता का चित्रण किया है, संवेदनहीन समाज के चित्रण किया है, मनुष्य के दुख को उत्पाद बनाने का चित्रण किया है। उपरोक्त विकल्प सही है। तो इसमें संवेदनहीन समाज को बताया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। पर्दे पर वक्त की कमी, बाजार की क्रूरता का चित्रण किया गया, संवेदनहीन समाज का चित्रण किया गया है, मनुष्य के दुख को उत्पाद बनाने का चित्रण किया। देखा जाए तो सभी है, मनुष्य के दुख को, जो मनुष्य की समस्या है उसको उत्पाद बनाना है, उत्पाद यानी उसको यूज़ करना, और संवेदनहीन समाज भी है। बाजार की क्रूरता का चित्रण यानी यहाँ बिजनेस हम बोल सकते हैं। तो देखा जाए दो विकल्प तो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं इसमें, तो इसका आंसर घ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इस कविता में अपाहिजों की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाने का मार्मिक चित्रण हुआ है। यह कविता अपाहिज के सुख दुख दोनों का चित्रण करती है। यह कविता मीडिया के अमानवीय व्यवहार का चित्रण करती है। का और गा विकल्प दोनों है। तो का गा एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इस कविता में अपाहिज के करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाने की मार्मिक चित्रण, सही बात है। और गा दे रखा है, इस कविता में मीडिया की अमानवीय व्यवहार का चित्रण, बिल्कुल सही है, दोनों एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा घा, दोनों विकल्प सही हैं। तो वर्तमान मीडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्तमान मीडिया कविता में वर्णित मीडिया से बिल्कुल अलग है। वर्तमान मीडिया कविता में वर्णित मीडिया के समान है। यह वर्तमान मीडिया पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त है। यह कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर होगा आपका कि वर्तमान जो मीडिया है वह कविता में वर्णित मीडिया के समान ही बताई गई है। आंसर होगा इसका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किन शब्दों का प्रयोग करके मीडिया वालों पर व्यंग किया है? जल्दी बताइए, हम एक दुर्बल को लाएंगे, थोड़ा कोशिश कीजिए। उपयुक्त सभी विकल्प, तो यहाँ तो उपयुक्त सभी विकल्प हैं। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन वाले अपंग व्यक्ति से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? उनकी पीड़ा को उभारने वाले प्रश्न, उनके मन की शांति प्रदान करने वाले प्रश्न, उनके आत्मविश्वास बढ़ाने वाले प्रश्न, या उनकी पीड़ा से मुक्त करने वाले प्रश्न। तो उनकी पीड़ा को उभारने वाले प्रश्न पूछे गए थे। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका आ गया नेक्स्ट सहर्ष स्वीकारा जो कविता है उससे रिलेटेड को क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध कवि ही इनके कवि हैं, और कवि सब सारी कविताओं के आप लर्न कर लेना। सहर्ष स्वीकारा कविता में किस काव्य संग्रह से लिया गया है? भूरी भूरी खाक धूरी, चांद का मुख टेढ़ा है, काठ का सपना, या नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो ये जो लिया गया है वो दे रखा है भूरी भूरी खाक धूली। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध कवि का जन्म कब हुआ? 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1918 में? तो इनका जो जन्म हुआ था 1917 में हुआ था। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहर्ष स्वीकारा कविता क्या प्रेरणा देती है? जीवन के आनंद के साथ जीने की प्रेरणा जीवन को एक उत्सव मनाकर जीने की प्रेरणा देती है। अपने जीवन को अंधेरों से जीते हुए अपने अस्तित्व को पहचान
करने की शिक्षा देती है या जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को साम्य भाव की अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। तो यही इन्होंने बताया है कि सारे ही जो जीवन जो भी हो रहा है ना, उसको आप अपने जीवन में उतारो, जो भी आ रहा है। तो आंसर होगा घ। कवि ने सब कुछ सहज स्वीकार करने की बात क्यों कही है? क्योंकि वह सब कुछ उसकी माँ या प्रिया को अच्छा लगता है, क्योंकि कवि के जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि कवि के पास स्वीकारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय और यह माँ जो वर्ड यूज़ किया गया है, आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पंक्ति में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? दोस्त के लिए, माता पिता के लिए, दिव्यांगत माँ या प्रेयसी के लिए, स्वयं के लिए? तो दिव्यांगत माँ या प्रेयसी के लिए। कवि अपने हर उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं? अपने दोस्त को, माता पिता को, दिव्यांगत माँ या प्रिया को, या स्वयं को? तो दिव्यांगत माँ या प्रिया को। कवि ने अपनी गरीबी को कैसा बताया है? कष्टप्रद, प्रिय, गर्वीली या लाभप्रद? तो उन्होंने गर्वीली गरीबी का वर्णन किया गया था विशेषण के रूप में। ध्यान रखना, अगर विशेषण से क्वेश्चन करके आता है तो विशेषण के रूप में यूज़ किया है। भीतर की सरिता से क्या तात्पर्य है? जीवन की उथल पुथल, मन की भावनाएं, मस्तिष्क पर चलने वाले विचार, या फिर नदी? तो जीवन भीतर की सरिता, भीतर होता है अंतर, मन की भावनाएं जो होती हैं उसका वर्णन किया गया है। तो आंसर होगा इसका खा। विचार वैभव में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, रूपक, या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? तो रूपक अलंकार दे रखा है, ये रूपक अलंकार है, ध्यान रखना। भीतर की सरिता में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार? तो यमक अलंकार इसमें है। इसका आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल पल में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि दो बार इसमें रिपीट किया गया है और एक ही अर्थ में आ रहा है। तो आंसर होगा का घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्वीली गरीबी में कौन सा अलंकार है? गर्वीली गरीबी, ये भी आपका अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है? तो ये आपका गर्वीली गरीबी जो है वो है गा का उच्चारण होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सहज स्वीकारा है कविता किस छंद की रचित है? किस छंद में रचित है? दोहा छंद, पद छंद, मुक्तक छंद, या सोरठा छंद? तो ये ऐसे कोई छंद बंध नहीं है, ये मुक्तक छंद में रचित है। आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज स्वीकारा है कविता की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में रचित है, या अवधी भाषा में रचित है? तो खड़ी बोली में इसको यूज़ किया गया है। आंसर होगा का। कवि अपनी गरीबी पर गर्व करता है, आखिर क्यों? गरीब में रहना धनी होने से ज़्यादा सुख का प्रतीत हो रहा है, या गरीबी में रहने उसे पसंद है? गरीबी में उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त हो रहे हैं, या इस दिशा में भी अपना स्वाभिमान बताए हुए है? तो इसका आंसर होगा आपका कि ये इस दिशा में भी वह अपना स्वाभिमान बताए हुए। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसे मौलिक बताता है? स्वाभाविक स्वाभिमान युक्त गरीबी को, जीवन के गंभीर अनुभव वैचारिक चिंतन को, व्यक्ति की दृढ़ता व अंतःकरण की भावना को? उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी विकल्प सही है। उन्होंने मौलिक जो बताया है, उन्होंने स्वाभाविक गरीबी को बताया है, जीवन में अनुभव उनके जो विचार हैं उसको भी मौलिक बताया है, व्यक्ति की दृढ़ता व अंतःकरण की जो भावना है उसको भी मौलिक ही बताया। आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोता शब्द का क्या अर्थ है? सोया हुआ आदमी, झरना, या समंदर, या स्वर्ण? तो सोता जो है स्रोत होता है एक्चुअली, तो इसका आंसर होगा झरना। स्रोत में हमारा झरना आता है, ठीक है। मीठे पानी का सोता है, इस पंक्ति में मीठे पानी में सोता किसे कहा गया है? स्नेह के स्रोत को,
या शत्रु के स्रोत को, पानी के स्रोत को या भावों के स्रोत को। तो इसमें जो कहा गया है वो स्नेह के स्रोत को कहा गया है, मीठे पानी का जो ना प्रेम स्नेह। दिल में क्या झरना है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दिल में क्या झरना है, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो प्रश्नात्मक ही अलंकार इसमें होगा, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भर भर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या भर भर 2 बार आया है, भर भर होने के कारण ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आंसर होगा इसका ग। कवि के अनुसार उनके जीवन में जो जागृत है, अपलक है, वह किसकी प्रेरणा से मानना है? प्रिय व दिव्यांगत माँ की प्रेरणा से, अपनी इच्छाओं की प्रेरणा से, कार्य की प्रेरणा से या फिर जीवन के जीने की प्रेरणा से। तो इसका आंसर होगा दिव्यगत माँ, मतलब प्रिय माँ की प्रेरणा से। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप ऑप्शन पढ़ो, ये नहीं फर्स्ट आ गया टिक कर दिया फटाफट, चारों ऑप्शन पढ़ो, नहीं आया उसका बहुत ध्यान रखना है। अगर नहीं आया ही नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आजकल नहीं बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा नहीं है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या प्रश्न अलंकार? तो ये हमारा है विरोधाभास अलंकार है, आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो यह आपका उपमा अलंकार दिया गया है, ज्यों त्यों करके दे रखा है, तो आपका आएगा उपमा अलंकार। कवि ने अपने हृदय की तुलना किससे की है? मीठे पानी के झरने से, खारे पानी के झरने से, पहाड़ से या नदी से? तो मीठे पानी का सोता है, यही इसका आंसर होगा, तो आंसर है आपका का। नेक्स्ट है कवि ने प्रिय की तुलना किससे की है? सूर्य से, किसी सितारे से, चांद से, धरती से? तो धरती से, चांद से तुलना की है, तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कवि यहाँ क्या चाहते हैं? अपने प्रिय को याद करना चाहते हैं, अपने प्रिय को भूलना चाहते हैं, भूलने की बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं कि प्रिय से मिलकर दंड पाना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कि वह इस चीज़ को, अपने प्रिय को भुलाना चाहते हैं, आंसर होगा खा। कवि किसे भूलना चाहते हैं? गरीबी को, दुनिया को, अपने संघर्ष को, अपने प्रिया को? तो है अभी जस्ट इसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, अपने प्रिया को। कवि अपने प्रिय से किस बात का दंड पाना चाहते हैं? उसे याद करने का, उसे धोखा देने का, उसे भूल जाने का या उसके बीच राह में छोड़ जाने का? तो उसे भूल जाने का वह दंड चाहते हैं, क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसे भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वह उसको भूलने वाला दंड के समान वो है। कवि दंड की कामना क्यों करता है? कवि को दंड अच्छा लगता है क्योंकि दंड देना कवि की प्रिय को अच्छा लगता है, या अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को पहचानने के लिए, या प्रिय के रमणीय उजाले को पाने के लिए? तो वो अपने अस्तित्व, वो कहते हैं कि मेरा अस्तित्व खो गया है, और वह दंड जो चाहते हैं वो अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को पाने के लिए चाहते हैं, तो आंसर होगा इसका गा। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? जीवन की व्यस्तता का अंधेरा, अत्यंत पीड़ा से उजड़ी निराशा व प्रिय का वियोग, किसी को प्राप्त धोखे का दुख, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अत्यंत पीड़ा से उपजी निराशा और प्रिय का वियोग, आंसर होगा ख। कवि किसको अपने हृदय में भर लेना चाहते हैं? अपने प्रिय के दुख को, स्वयं के दुख को, दक्षिणी ध्रुव अंधकार को या समस्त दुखों को? तो वह अपने दक्षिणी ध्रुव अंधकार मांगा था, उसी को भरना चाहते, तो आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? घनिष्ठता, चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से खुला हुआ या स्वतंत्र? तो चारों, परि यानी चारों, वेष्टित यानी चारों ओर से घिरा हुआ, तो आंसर होगा उसका खा। कवि ने उजाला को क्या माना है? सुंदरता, रमणीयता, अत्यंत तेज या घनघोर?
तो रमणीय वर्ड इन्होंने यूज़ करा था, आंसर होगा खा। कवि से अब क्या सहन नहीं होता है? प्रिय के दुख, अपनी पीड़ा, प्रिय के स्नेह की रमणीय उजाला या प्रिय के स्नेह का अंधेरा। तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं हो रहा है, जो वो हो रहा है कि रमणीय उजाला जो है वो सहन नहीं हो रहा है, तो आंसर होगा इसका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने प्रिय स्नेह पर रमणीय उजाला सहन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कवि इससे अपने अस्तित्व की पहचान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह अत्यधिक है, क्योंकि वह उजाले में कवि को कुछ नज़र नहीं आता है उस उजाले में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कि क्योंकि कवि इससे अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पा रहा है, वह उनसे बिल्कुल अलग नहीं रह पा रहा है, इसके कारण। नेक्स्ट है, कवि अपने प्रिय की आत्मीयता को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है? कि कवि को लगता है कि उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई है, या आत्मीयता का उजाला असहनीय है, कवि को आत्मीयता के बारे में कुछ नहीं जानता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि को लगता है कि उसकी आत्मा कमज़ोर हो गई, यानी वह जो भी कार्य कर रहा है अपने प्रेयसी के अधीन होकर कर रहा है, उसको दृढ़ बनाने के लिए वह उनसे अलग होना चाहता है, अपने को पहचानना चाहता है। सहज स्वीकार कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमज़ोर, समर्थ, कोमल या मजबूत? तो सहज स्वीकार कविता में उनकी आत्मा जो नहीं है अक्षम हो गई है, कमज़ोर हो गई है, तो इसका आंसर होगा का। अगर अक्षम आएगा तो अक्षम भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की आत्मा अक्षम होने का क्या कारण है? लगातार अंधेरे में रहने के कारण, संघर्ष अवसाद सहने के कारण, या प्रिय के से अलग मिलने वाली आत्मीयता के कारण, से लगातार मिलने वाली आत्मीयता के कारण, या किसी व्याधि के कारण? व्याधि यानी बीमारी है, तो इसका आंसर होगा प्रिय के साथ रहने के कारण, प्रिय की जो आत्मीयता उससे मिल रही है उसके कारण वह अक्षम हो चुका है, तो आंसर होगा इसका गा। भवितत्व का क्या अर्थ है? ढका हुआ, विशाल, भविष्य की आशंका या बादलों की छा? तो भविष्य की आशंका इसका आंसर होगा गा। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, इस पंक्ति में पिराती का क्या अर्थ है? दर्द देना, कपड़े पहनाना, या सुई में धागा डालना है, या सुख देना? तो पिराती है, अंदर तक का वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, तो वो होगा दर्द देना, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के हृदय की को भीतर तक कौन पिराती है? बादल की छाया, स्नेह रूपी बादल की कोमलता, प्रिय का रूखा व्यवहार, या दुनिया का व्यवहार? तो प्रिय, ये प्रेम रूपी बादल की कोमलता वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, आंसर होगा खा। अच्छा, ये ध्यान रखना, जहाँ ये भी जो जितना भी वर्ड ऐसे आ रहे हैं ना कि ये कोमलता, प्रेम, ऐसे वर्ड वही उन्हें परेशान करते हैं कवि को। कवि ने दिव्यांगत माँ अथवा प्रिया की ममता को किसके समान बताया है? पुष्प के समान, बादल के समान, मखमल के समान, या अमावस्या के समान? तो बादल के समान बताया है। सहर्ष स्वीकार, हाँ उन्होंने कहा बादल की तरह से छाया हुआ है मेरे ऊपर। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने से क्या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है? प्रिय से अलग होने की पीड़ा, अपने खोते अस्तित्व की पीड़ा, बहलाती सहलाती आत्मीयता, या फिर स्वार्थपरक दुनिया? तो उन्हें अपने अस्तित्व की जो पीड़ा है, खोते हुए अस्तित्व की जो पीड़ा है वही उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन जो कविता में सहज स्वीकार कविता में बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। एक लाइन आई थी आपके काव्य में, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं हो पा रही, ये इसकी पूरी लाइन है। सहज स्वीकार कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? बर्दाश्त नहीं होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। सहज स्वीकार कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहते हैं? अंधेरी गुफाओं में, दुनिया की भीड़ में, स्नेह के बादलों में, या आकाशीय उजालों में? तो अंधेरी की गुफाओं में लापता होना चाहते हैं, अंधेरी की गुफाओं में, आंसर होगा का। पाताली अंधेरे की गुफाओं के विवरों में, यहाँ विवरों का क्या अर्थ है? अंधेरा, बिल,
गुफा या फिर घोंसला। तो वीवर जो होते हैं वो बिल होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, विरोधाभास, मानवीकरण या उत्प्रेक्षा। तो इनका विरोधाभास है इसमें, क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हारा ही सहारा ऐसा वर्ड यूज़ किया है, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है पाताली अंधेरे व गुफाओं के बादलों में उपमान किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? प्रकृति के लिए, स्मृति के लिए, विस्मृति के लिए या आकृति के लिए? तो विस्मृति के लिए इसे प्रयुक्त किया गया। आंसर होगा इसका ग। जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, इसके संदर्भ में कवि का क्या मत है? कि वह सब उसे स्वीकार्य, सहज स्वीकार है, वह सब उसके प्रिया को प्रिय है, या उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं या उपरोक्त दोनों विकल्प गलत हैं? तो देखे जाए उपरोक्त दोनों विकल्प सही हैं। आंसर होगा ग। इस पे भी ध्यान देना, ऐसे विकल्प दिए जाएं तो थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ के उसको आंसर देना, दोनों ही विकल्प सही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसका दे रखा है इससे रिलेटेड, वो है कवि को कहाँ भी अपनी प्रिया का सहारा है? सहज स्वीकारा कविता के आधार बताइए। पाताली अंधेरी की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो धुएं के बादल का लास्ट एक पैराग्राफ जो था आपका विवर वर्ड यूज़ किया था, धुएं के बादल यूज़ किया था, पाताली गुफा यूज़ किया, तो इसका मतलब घा बिल्कुल सही है। आंसर होगा घा। चलिए, ये हमारा इससे पहले पद्य खंड था, अभी गद्य खंड आपका स्टार्ट होगा। गद्य के सारे चैप्टर्स हम इसमें कवर कर लेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपके टर्म 1 की तैयारी या बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।